बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम सिविल जज है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम एटीए एंटी टेररिज्म एक्ट का जो सेकंड लेक्चर है उसको हम लोग देखेंगे। और यकीन जानिए कि मैं जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा आपको ऐसे लगेगा कि आपको बस आपको एक यानी एक वहम था आपका कि पहले एलएलबी में या अदरवाइज ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो मुश्किल लगता है। अदरवाइज ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत इजी है और आप इसको खुद भी पढ़ सकते थे। अच्छा, मैं अब वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी एक स्कीम बताई थी कि इसके ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या हैं और इसके साथ कौन कौन से सेक्शंस डील करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि जर्नल सेक्शंस हैं कि पीपीएससी एक स्टैचू में से एमसीक्यूज किस तरह पूछ लेता है, सब्जेक्टिव किस तरह पूछ लेता है, उस पे हमारे लेक्चर्स हैं, आप उसको जो है वो देखेंगे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा इंग्लिश के साथ उर्दू का जो बेर एक्ट है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ जो है वो बिल्कुल ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँगा कि जैसे कि एक शख्स के पास कोई गाइडलाइन नहीं है और उसको सब कुछ जो है वो खुद ही करना है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे नहीं बताने की ज़रूरत कि एक इंडेक्स की अहमियत क्या होती है। ठीक है, कि एक इंडेक्स जो है वो लंबे से लंबे एक्ट को एक इजी वे में एक स्कीम के साथ याद रखने का एक तरीका होता है। और जैसे जैसे हमने पढ़ना है आपने एक कॉपी पेंसिल के ऊपर इंडेक्स बनाते चले जाना है और फिर उसी इंडेक्स को आपने अपनी रिवीजन के वक्त उसी इंडेक्स को जहन में ला के तो आपने रिपीट करने हैं सेक्शंस। तो वो आपकी एक जो है वो क्या हो जाएगी, चैप्टर सेक्शन की स्कीम जो है वो आपके जहन में बैठ जाएगी। अच्छा जी, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। अच्छा जी, नहीं बताने की ज़रूरत कि एक्ट नंबर वो पूछ सकता है, वो ईयर भी पूछ सकता है, वो टोटल सेक्शन भी पूछ सकता है, वो डेट ऑफ एनेक्टमेंट भी पूछ सकता है, वो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी बताया था कि आप जितने भी बेर एक्ट शामिल हैं एडीपीपी डीडीपीपी के एग्ज़ाम में आप उसका एक चार्ट बना लें। और सीएनएसए के पेपर में हमने वो चार्ट जो है वो तैयार भी किया था। होप कि आप उसको भी याद कर रहे हैं। आपके 2-4 नंबर के क्वेश्चन जो है वो वैसे ही जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, इंडेक्स है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। जैसे आपने सेक्शन बाय सेक्शन आगे बढ़ना है, आपने उसको जो सेक्शन है उसको आपने रिपीट करना है। ठीक है, अच्छा जी, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 20 अगस्त 1997, इसको ध्यान में रखें। प्रेम्बल हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, अब हम सेक्शन 1 पढ़ेंगे। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। ठीक है, अच्छा एक बात बताऊं, ये देखें, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस एंड फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ हीनियस ऑफेंसेस, ये इस एक्ट का कंप्लीट नेम है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है वो यहाँ से पता चलेगा, और वो है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। लेंथी नेम ये है, शॉर्ट टाइटल ये है, और एक एक्ट को उसके एक्ट नंबर और ईयर से भी बुलाया जा सकता है कि एक्ट नंबर इतना ऑफ ईयर इतना। तो उसका मतलब ये होगा कि उस साल में जो 27 नंबर पे जो एक्ट पास हुआ है उसकी बात हो रही है। ठीक है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। तो ये भी पूछ सकता है वो, इसको भी आप अपने चार्ट में शामिल कर लें कि एक एक्ट जो है वो सिर्फ पंजाब में अप्लाई होगा या पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होगा या स्पेसिफिक एरिया में होगा। इसको भी शामिल कर लें अपने चार्ट के अंदर कि एक एक्ट जो है वो एट वंस फोर्स होगा या ऑन अ स्पेसिफिक डेट वो ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इन्फोर्स होगा। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन मुझे नहीं बताने की ज़रूरत कि डेफिनेशन क्लास को इंटरप्रिटेशन क्लास भी कहते हैं। मुझे नहीं बताने की ज़रूरत कि एक जो डेफिनेशन है वो आगे किसी सेक्शन के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है। मुझे नहीं बताने की ज़रूरत कि जब भी आपने कोई बेर एक्ट पढ़ना शुरू करना है तो बेशक आपने डेफिनेशंस पहले पढ़ी हों, आपने एक नज़र जो है वो डेफिनेशंस के ऊपर जो है वो देख लेना है, ताकि जब वो सेक्शन पढ़ें तो आपको जो है वो याद रहे। बल्कि मैं तो एक और काम किया करता था। मैं क्या काम किया करता था,
ये देखें, ये आर्म्ड फोर्सेस की डेफिनेशन है ना। तो मैं क्या करता था, मैं कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले ना मैं ये सर्च का ऑप्शन लगाता था और मैं लिखता था आर्म्ड फोर्सेस। क्या लिखता था? आर्म्ड फोर्सेस। ये देखिएगा, ये आर्म फोर्सेस का वर्ड आ गया। तो मैं 4 के साथ ही प्लस डाल के लिख लेता था डी का मतलब डेफिनेशन। तो जब मैं एक तरतीब में एक सेक्शन को पढ़ता था तो मैंने चूंकि सारी डेफिनेशंस के आगे जाके डी लिखा होता था, सेक्शंस के आगे या उस लाइन के आगे जिसमें वो वर्ड यूज हुआ है, तो फिर मैं उस सेक्शन को उस डेफिनेशन के साथ मिला के पढ़ना जो है वो नहीं भूलता था। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक वर्ड बार बार यूज हुआ है तो फिर आप प्लीज हर सेक्शन पे निशान लगाने ना बैठ जाइएगा, वो फिर कंफ्यूज भी करेगा। अगर एक जो डेफिनेशन, मैं एक बात बताता हूँ कि अगर एक डेफिनेशन सिर्फ 2, 4, 10 जगहों पे यूज हुई है तो उसको तो आप उसका निशान लगा लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है आर्म फोर्सेस मीन द मिलिट्री बरी, जिसे हम कहते हैं नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड द रिजर्व्स ऑफ सच फोर्सेस, ठीक है। कि इससे जो आर्म फोर्सेस से मुराद है मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स है, और इसके अलावा जो स्टैंड बाय पे जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है। मसलन हम कह सकते हैं जैसे ये ट्रेनिंग वगैरह देते हैं रजाकारों को, तो ये बेसिकली रिजर्व्स ऑफ सच फोर्सेस से मुराद क्या है कि जो इन फील्ड नहीं होती लेकिन जिनको किसी वक्त भी कॉल किया जा सकता है, वो भी किसकी डेफिनेशन में आएंगे? आर्म फोर्सेस की डेफिनेशन में। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना कि साथ में उर्दू का भी मिला के पढ़े तो कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। ये ले, ये देखिए, मुसल्लह अफवाज से मुराद पाकिस्तान की बरी, बहरी या फ़ज़ाई अफवाज और इन अफवाज के रिजर्व दस्ते हैं। क्यों, बोलिए, समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सिविल आर्म्ड फोर्सेस। ऊपर था आर्म फोर्सेस, अब है सिविल आर्म्ड फोर्सेस। क्या है? मीन फ्रंटियर कांस्टेबलरी, फ्रंटियर कॉप्स, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, पाकिस्तान रेंजर्स और एनी अदर सिविल आर्म फोर्सेस नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट एज सच। देखें, मुख्तलिफ किस्म की आर्मी की शक्लें हैं जो कि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ नाम से सिविलियन जो सिविल गवर्नमेंट है उसकी हेल्प करते हैं। जैसे पंजाब में रेंजर्स हैं, ठीक है, और ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी ये शायद बलोचिस्तान में है। तो वो कह रहा है कि ये जितने भी नाम की फोर्सेस है ना, ये सिविल आर्म्ड फोर्सेस में इनका जो है वो इनकी डेफिनेशन में ये आएंगी, ठीक है। सिविल मुसल्लह अफवाज से मुराद फ्रंटियर कांस्टेबलरी, फ्रंटियर कोर, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, पाकिस्तान रेंजर्स या कोई भी दीगर मुसल्लह अफवाज हैं जिन्हें वफाकी हुकूमत ने इस हैसियत में नोटिफाई किया है। तो बच्चों बोलो, समझ आ गई? अब अगर आप देखना चाहते हैं कि ये वाली जो डेफिनेशन है ये कहाँ जाके इस्तेमाल हुई है, तो मोबाइल पे या लैपटॉप पे कंट्रोल F करें और लिखें सिविल आर्म्ड फोर्सेस, ये लिखें आप, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ उसका इस्तेमाल, ये देखें, ये सेक्शन 4 में इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और सेक्शन 5 में इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, सेक्शन 10 में इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, सेक्शन 11 टेट्रा ई में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो एनी हाउ एक नज़र आप देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक जो डेफिनेशन है वो किस किस सेक्शन में इस्तेमाल हुई है। बेशक सेक्शन के आगे डी लिख दें ताकि आपको पता हो, जब वो सेक्शन पढ़ने लगें तो आपको पता हो कि ये उसके साथ जो है वो मिला के जो है वो पढ़ना है, ठीक है। कोड मीन दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जहां वर्ड कोड आएगा वहां पे कोड ऑफ क्रिमिनल। अब देखना है कि ये कौन से सेक्शन में सीआरपीसी का जिक्र हुआ है, तो आप सर्च का ऑप्शन लगा के देख सकते हैं। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। तो बच्चों
क्या कह रहा है वो कि इस एक्ट में जहाँ पे भी चाइल्ड का वर्ड यूज हुआ है वो उससे मुराद ये है कि वो आदमी जिसका जुर्म करते वक्त जिसकी उम्र जो थी वो अभी 18 साल नहीं हुई थी। तो प्लीज़ आप इसको अगर उर्दू में मिला के पढ़ लेंगे, बच्चा से मुराद ऐसा शख्स है जो जुर्म के इर्तिकाब के वक्त 18 साल की उम्र को ना पहुंचा हो। अच्छा बच्चों, मुझे नहीं बताने की ज़रूरत कि किसी भी एक्ट में पीपीएससी वाले ईयर्स मंथ का जो डेज का क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। तो बच्चों जल्दी से कागज़ पेंसिल पकड़ो और ईयर्स का ऑप्शन लगाओ, ठीक है। ईयर या ईयर्स का ऑप्शन लगाओ, जहाँ जहाँ पूरे एक्ट में ईयर आया होगा वो क्या होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप उसको जो है वो एक स्कीम के साथ एक पेज पर लिख सकते हैं, ये सोच के कि अगर ये कोई भी क्वेश्चन देगा तो मैं इसको जो है वो कर लूँगा, ठीक है। इसी तरह मंथ का ऑप्शन लगाएं, ठीक है, मंथ का ऑप्शन लगाएं, जहाँ जहाँ मंथ होगा वो आ जाएगा। इसके अलावा डे का ऑप्शन लगाएं, ठीक है, जहाँ जहाँ डे होगा वहाँ वहाँ वो सारे का सारा जो है वो आ जाएगा। तो वो कहने का मतलब ये है कि बजाय इसके कि पूरा एक्ट पढ़ते जाएं और चीज़ों को देखते जाएं, आप अगर उनको एक कॉपी पेंसिल के ऊपर लिखते जाएंगे, टेबल की फॉर्म बनाते चले जाएंगे, तो वो आपको चीज़ें अजबर होती जाएंगी, वो आपको याद होती जाएंगी। और पीपीएससी के पेपर में जो एमसीक्यूज आते हैं वो यही तो होते हैं, ये डेट बता दो, ये ईयर बता दो, ये मंथ बता दो, ये डे बता दो, ये फिगर बता दो, ये क्वांटिटी बता दो। तो वो मैं आपको साथ के साथ टिप बता रहा हूँ कि आप अपना टेबल जो है एक उसको जो है वो क्या करते जाएं, आप ड्रा करते चले जाएं, ठीक है। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। होप कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। चाइल्ड की डेफिनेशन होगी जो 18 साल से कम का होगा। कोर्ट मीन्स एन एंटी टेररिज्म कोर्ट एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 13। अब प्लीज़ आप सेक्शन 13 के ऊपर जाएं और वहाँ पे सेक्शन 13 के प्लस डाल के डी लिख दें, या लिखें प्लस डाल के लिखें 3 क्लॉज ई। तो उसका मकसद ये होगा कि जब आप सेक्शन 13 पढ़ने लगेंगे तो आपने वहाँ पे पहले हिंट लिखा होगा क्लॉज ई, तो आपके लिए बड़ा इजी होगा कि आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे इसकी तो मैंने कोड की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो जब आप एक सेक्शन को एक डेफिनेशन के साथ मिला के पढ़ते हैं तो वो फिर आपको जो है वो भूलता नहीं है, ठीक है। एनी हाउ कोड की डेफिनेशन हम सेक्शन 13 में जब जाएंगे तो फिर हम उसको जो है हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एक्सप्लोसिव मीन्स एनी बॉम्ब, ग्रेनेड, डायनामाइट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस capable of causing an injury to any person or damage to any property and include any explosive substance as defined in Explosive Act 1884। ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इसको और आसान करके पढ़ सकते हैं अगर आप इधर से उर्दू में भी पढ़ लें इसको, ठीक है। हाँ, धमाका खेज मवाद से मुराद कोई बम, दस्ती बंद, डायनामाइट या धमाका खेज मवाद है जो किसी शख्स को जख्मी करने या इमलाक को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। किसी शख्स को जख्मी करने या अमलाक को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। और इसमें धमाका खेज मवाद एक्ट 1884 में बयान करदा कोई भी धमाका खेज मवाद शामिल है। तो बच्चों आप बोलिए, आपको मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा, अगर हम इसको डेप्थ में पढ़ना चाहे और वो ये देखना चाहिए कि ये ग्रेनेड क्या है, डायनामाइट क्या है, मे भी उसने वो चीज़ें ये पहले ना देखी हों, तो मैं आपको एक और टिप बताता हूँ बच्चों। साथ ही जो है ना वो गूगल ड्राइव जो है वो खोल लो। आज मैं आपके सामने एक चीज़ एक्सपोज करूँ, मैंने ज़िंदगी में किसी टीचर से जो है ना मेच्योरिटी के बाद अपना एफए के बाद मैंने कभी किसी टीचर से जो है वो नहीं पढ़ा। और यकीन जानिए मैंने हमेशा जो है ये जो इंटरनेट है इसका मैंने जो है वो पॉजिटिव इस्तेमाल किया है। मैंने बजाय इसके कि मैं इधर उधर देखूं, मैंने फ़ौरन नेट से हेल्प ली है और मैंने उस चीज़ को जो है वो क्लियर किया है। इवन अभी तक मैं अगर कोर्ट में कोई मेरी प्रोपोजिशन आ जाए, कोई ऐसा मैटर आ जाए कि जिसके ऊपर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो,
हो तो मेरा सबसे पहला दोस्त जो है वो इंटरनेट होता है। मेरी कोशिश होती है मैं उसके ऊपर बैठ के रिसर्च करूं और ऑलमोस्ट मेरी जो प्रोपोजिशन है वो जो है वो क्या हो जाती है, वो क्लियर हो जाती है। इसी तरह अगर फर्ज कर लेते हैं कि ग्रेनेड क्या होता है, कैसा होता है, क्योंकि जब एक चीज़ को आप विजुलाइज कर लेते हैं तो वो आपको भूलती नहीं है। ठीक है, तो जाइए आप गूगल जो है उसको खोलिए और यहाँ लिखिए ग्रेनेड। ठीक है, ग्रेनेड लिखिए। ठीक है, और उसके बाद आप इमेजेस में जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रेनेड की शक्ल जो है वो क्या है, तो वो फिर आपको जो है वो भूलता ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये जो एक है डायनामाइट, इसको लिखिए। ठीक है, डायनामाइट को लिखिए और इसको भी देख लीजिए कि ये किस तरह का होता है। ठीक है, तो वो फिर आपको वो चीज़ें जो हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्या हो जाएंगी, जो है वो यानी वो विजुअलाइज हो जाती हैं वो चीज़ें, फिर आपको जो है वो क्या होती हैं, वो याद रह जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, यानी हाँ इसको आप देख लेंगे, डेफिनेशन को डेप्थ में भी कर लेंगे अगर कोई चीज़ नहीं आएगी तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब आप इधर उधर ना देखा करें। ज़रूरी नहीं है कि टीचर 24 आवर आपको अवेलेबल हो, खुद मिच्योर बने, नेट के ऊपर सर्च करें और अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको क्या करें, वो क्लियर करें। ठीक है, उसके बाद है फायर आर्म्स। अच्छा, इवन आप देखें अगर आप वो क्या कहते हैं, अच्छा फायर आर्म्स से क्या मुराद है, मीन एनी ऑल टाइप ऑफ एनी gauges of handguns, rifles and shotguns, whether automatic, semi-automatic or bolt action, and shall include all other firearms as defined in Arms Ordinance 1965। अच्छा जी, उर्दू में वो क्या कहता है, वो कहता है आतिशी असला से मुराद हर किस्म और मिक्यास की हैंडगन, बंदूक और शॉटगन है, चाहे वो खुदकार, नीम खुदकार या बोल्ट एक्शन हो, और उसमें असला ऑर्डिनेंस 1965 में बयान करदा और दीगर तमाम आतिशी असले शामिल होंगे। अच्छा, अब आप मेरी बात सुने। फ़र्ज़ करें कि आपने ये जो है वो गेज ऑफ अ गन नहीं देखी आपने। ठीक है, तो उस सूरत में ऑल टाइप एंड गेजेस ऑफ गन्स। ठीक है, तो आप क्या लिखें, आप इधर जाके, तो इधर जाके आप लिखें जी गेज, गेज ऑफ गन, गेज ऑफ गन। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो गेज किसको कहता है। ठीक है, ऑल टाइप एंड गेजेस ऑफ गन यानी उसके मुख्तलिफ किस्म की वो जो शेप्स हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। सही है, इसी तरह वो क्या कहता है जी, हैंड गन्स, राइफल्स। अब हैंड गन्स लिख लें, राइफल्स कर लें, शॉर्ट गन लिख लें। ठीक है, इवन आप मेरी बात सुने, अगर आप कोई इनके बारे में थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो आप इधर लिखिए डिफरेंस बिटवीन हैंडगन, हैंडगन, राइफल, राइफल एंड शॉटगन। ठीक है, आप इसको लिखिए और उसके बाद जो है वो क्या है कि वो आपको मुख्तलिफ किस्म की शेप्स भी मिल जाएंगी उसमें, और इवन आप जो है वो गूगल कर सकते हैं कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। अगर आप ये डिफरेंस वगैरह देख लोगे एक नज़र में तो क्या होगा, फिर आपको वो चीज़ जो है वो भूलेगी नहीं, वो आपको अजबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ उस चीज़ को जो है वो याद रखने के लिए। सही, बजाय इसकी कि आप मेरे मुंह से सुने या मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाऊं, आपको सर्च करके बताऊं, क्यों ना मैं आपको बताऊं कि आप खुद से जो है उसको जो है वो जो है वो खुद से सर्च करें और उसको जो है, अब देखें ना एक चीज़ बन रही है फायर आर्म्स में ऑल टाइप ऑफ गेजेस ऑफ हैंडगन्स, टाइप्स एंड ऑफ राइफल्स एंड वेदर ऑटोमेटिक एंड बोल्ट एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें ना, आप लिखें राइफल ऑफ बोल्ट एक्शन। ठीक है, अब आप इसके ऊपर रिसर्च करें और ये पढ़ लें जी के जो बोल्ट एक्शन है इससे क्या मुराद है। ये अब आपके सामने वो खुल गया है, वो क्या कहते हैं
वो विकीपीडिया, bolt action is type of manual firearm action that is operated by directly manipulating the bolt via a bolt handle which is most commonly placed in the right hand side। तो ये वाली गन जो है ये इसको कहेंगे बोल्ट एक्शन, जो मैनुअली आप जिसको जो है वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो एनी हाउ आपको एक बात बताई, इसी तरह आप इधर भी इसको पढ़ लें। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, अब आगे चलते हैं। Fine means a pecuniary amount to be determined by the court having regard to the facts and circumstances of the case। तो अब अगर आपने देखना है फाइन का वर्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो आप जो है वो सर्च लगा के जो है इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। फ्रीज मीन द prohibit the transfer, conversation, disposition or movement of any money or other property। अच्छा, एक वर्ड होता है फ्रीज, एक वर्ड होता है सीज और एक वर्ड होता है कन्फिस्केट करना। ठीक है, और मैंने ये सारी चीज़ें जो है आपको CNSA में बकायदा एक लेक्चर दे के बताया था, इन तीनों में जो है वो क्या फ़र्क होता है। प्लीज़ अगर आप वो लेक्चर CNSA का देखें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि फ्रीजिंग में, सीज्योर में और कन्फिस्केशन में क्या मुराद है। ठीक है, अच्छा जी। फ्रीज का मतलब क्या है जी, मसलन कि वो जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसके राइट्स हैं वो उनको एक्सरसाइज ना कर सके। जैसे कहते हैं उसके बैंक अकाउंट मुंजमद हो गए, फ्रीज हो गए। क्या मतलब कि वो चीज़ें उसकी वहीं पे पड़ी हैं, लेकिन उसका जो राइट होता है उन चीज़ों के ऊपर एक्सरसाइज करने वाला, वो जो है वो विड्रॉ कर लिया जाता है। इसी तरह अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो बच्चों जाओ इधर नेट के ऊपर जाओ और लिखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फ्रीज एंड सीज्योर एंड कन्फिस्केशन, ये आप लिखें। ठीक है, तो आपको वो तीनों में जो है वो डिफरेंस जो है वो आपके सामने बड़े इजी वे में वो आपके सामने रख देगा। आप उसको पढ़ना शुरू कर दें तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप सर बाबर की तरफ देखें, आप खुद नेट पे सर्च करके अपने उसको जो है वो क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं इसकी वो पढ़ने लगा हूँ। इंजमात से मुराद ज़ार या दीगर जायदाद का इंतकाल, तब्दीली, ठिकाने लगाना या उसकी एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल रोकना है। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक बंदा है वो क्या करता है कि वो उसको पता है कि मेरे खिलाफ CNSA या ATA का करो वो ऑफेंस है, तो मेरे असासे मुंजमद हो सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो अपने बच्चे के नाम कर देता है वो प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन अगर उसके एसेट्स पहले से ही फ्रीज कर दिए जाएं, यानी मुतलका अथॉरिटी को कह दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी किसी दीगर के नाम नहीं होगी, तो उसको क्या कहेंगे, फ्रीज। फिर वो प्रॉपर्टी अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल है बच्चों आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद है गवर्नमेंट मीन फेडरल गवर्नमेंट और एज द केस में भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा। पेपर में वो बड़ा कंफ्यूज करता है कि ये पावर फेडरल गवर्नमेंट की है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। तो कंट्रोल F लगाएं, पहले आप लिखें इधर लिखें फेडरल गवर्नमेंट कितनी दफ़ा आया है, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, ये वर्ड आया है 47 दफ़ा। अब आप लिखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वर्ड आया 17 दफ़ा। तो अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वर्ड जो है उसका एक टेबल बना लें कि कहाँ कहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कौन कौन सी अथॉरिटी है, तो वो आप 17 जो आइटम्स हैं उनको याद कर लें और फेडरल को याद ना करें। तो पेपर में अगर उन 17 में से कोई आ गया तो वो यकीनन वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ऑप्शन लगेगा, और अगर उनमें से नहीं आया तो यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का ऑप्शन लगेगा। ठीक है, तो एक टिप बता रहा हूँ मैं आपको जो है वो PPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्ट पढ़ने का। आप में माशाल्लाह आप इतने कॉम्पिटेंट है, आप में से कुछ DPG की तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है, कुछ लोग DDPP की तैयारी कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि मैं तो एक वो जो सिविल जज का जो एक एम्बिट है, मैं तो उसी में रह के जो है वो तैयारी करता हूँ। तो आपके साथ एफर्ट करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपसे अपना नॉलेज शेयर करूँ। अदरवाइज आई फर्मली बिलीव कि आप में से ही लोग होंगे जो कि कल को एडिशनल सेशन जज भी बनेंगे और DDPP भी बनेंगे और वो मुझसे आगे होंगे। तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो बेशक ये आपके लेवल की डिस्कशन ना हो, लेकिन मकसद जो है वो ये है कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो आज मैं आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि PPSC जो है वो किस तरह से एक पेट पैटर्न के ऊपर जो है वो MCQs का पेपर वगैरह जो है वो पूछ लेती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है ग्रीवियस का वो इन रिलेशन टू बॉडीली इंजरी मीन्स एमस्कुलेशन, mutilation, incapacitation, disfigurement of severe harm or hurt, and in relation to the property means severe loss, damage or destruction। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ें। आपके पास डिक्शनरी भी होगी। डिक्शनरी की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि आपके पास ही उर्दू वाला है, तो आप बेशक लैपटॉप के ऊपर पढ़ लें, बेशक आप के पास हो। अब आप उर्दू में पढ़ना शुरू करें। जिस्मानी चोट के हवाले से शदीद से मुराद नामर्दी, कतई उज़्व, ठीक है, माजूरी, बदशकली या शदीद चोट या तकलीफ है। और जायदाद के हवाले से इससे मुराद शदीद नुकसान, ज़रर या तबाही है। ठीक है, स्टिल वो उर्दू में पढ़ के आपका वो नहीं क्लियर होता, तो आप जो है वो क्या कहते हैं उसी वर्ड को जो है वो लेके तो आप गूगल ड्राइव के ऊपर चले जाओ, और अब आप गूगल ड्राइव के ऊपर जो है उसका जो है वो उसको लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसके कई मीनिंग आपके सामने जो है वो मीनिंग आपके सामने आ जाएंगे। वो आप जब ये चीज़ के ऊपर 5 मिनट लगा के तो आप उसके ऊपर उसको कर लोगे, क्लियर कर लोगे, तो फिर वो आपको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि आपने डेप्थ के ऊपर उस लफ्ज़ के ऊपर जो है वो रिसर्च कर ली है, और अब आप इस काबिल हैं कि आप उसका मीनिंग जो है वो याद रख लें। और जब आप एक चीज़ को डेप्थ में जाके समझ लेते हैं तो फिर आपको जो है वो रट्टा भी नहीं लगाना पड़ता, आपको जो है वो लफ्ज़ भी याद रह जाते हैं, उसके साथ आपको उसके अल्टरनेट वर्ड्स भी मिल जाते हैं, तो वो आपके लिए कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, अब आप प्लीज इसको खुद क्लियर कीजिएगा। ठीक है, हाई कोर्ट मीन द हाई कोर्ट हैविंग टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ विच एन एंटी टेररिज्म कोर्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। क्या मतलब, हाई कोर्ट से मुराद वो हाई कोर्ट है जिसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर वो कोर्ट, टेररिज्म कोर्ट जो है वो बैठी है। मसलन इस्लामाबाद में अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट बनी है तो हाई कोर्ट से मुराद इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद एक और हम डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा बच्चों, तो आई होप कि आप मुझसे अब एग्री करेंगे कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आप लोग खुद भी जो थे वो कर सकते थे। एनी हाउ, hijacking mean any unlawful seizure or exercise of control or any attempt at unlawful seizure or exercise of control of an aircraft by force, violence, threat or any form of obstruction directly or through any other person from within or outside the aircraft। देखें, अब आपने एक डेफिनेशन देख ली ना, अब आप जाएं किसके ऊपर, उर्दू वाली डेफिनेशन के ऊपर जाएं, और अब आप उसको जो है वो पढ़ना शुरू करें। हाईजैकिंग से मुराद किसी त्यारे का गैर कानूनी कब्जा या कंट्रोल हासिल करना या गैर कानूनी कब्जा या कंट्रोल हासिल करने की कोई भी कोशिश करना है, यानी एक्चुअली उसका कंट्रोल या कब्जा हासिल करना या करने की कोशिश करना, यानी अटेम्प्ट भी शामिल है, जो ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद, धमकी या किसी भी तरह की मज़ाहमत के ज़रिए की गई हो
और जो बराह रास्त या त्यारे के अंदर या बाहर किसी दीगर शख्स के जरिए सर अंजाम दी गई हो। ठीक है, तो यानी किसी को ब्लैकमेल करके या वो ताकत का इस्तेमाल करके अगर आप किसी त्यारे वगैरह का जो है वो कब्जा हासिल कर लेते हैं या कंट्रोल हासिल कर लेते हैं या ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वो किसकी डेफिनेशन में आएगी, वो हाईजैकिंग की डेफिनेशन में आएगी। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ। एक्चुअली मैं ना बच्चों से छुप के गर्मी में बैठा हूँ, अदरवाइज वो शोर बहुत करते हैं, वो फिर ना डिस्टर्बेंस होती है बच्चों के लिए भी। होस्टेज टेकिंग means the holding of a person captive with threats made to kill or harm that person if demands are not met। अब होस्टेज टेकिंग का क्या है, यरगमाल बनाना। क्या है, यरगमाल बनाने से मुराद है किसी शख्स को हिरासत में रखना और मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में उस शख्स को जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। तो बच्चों बोलो इसमें कोई है ऐसी चीज़ जो कि मैं जिसको क्लियर कर सकूं। अगर इंग्लिश का वर्ड क्लियर नहीं है तो उसको कंपेयर कर लें उर्दू वाले से कि उसने उसका मकसद मतलब क्या लिखा है। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता तो गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लें तो आपका वो मकसद वो मतलब जो है वो क्लियर हो जाएगा। इवन आप जब इमेजेस देखते हैं किसी भी इमेजेस कोई आर्टिकल ऐसा लिखा हुआ है तो उसको जब आप देखते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद एक डेफिनेशन है किडनैपिंग फॉर रैंसम mean the action of conveying any person from any place without his consent or by force, compelling or by any deceitful means including him to go from any place and unlawfully detain him and demanding or attempting to demand money, pecuniary or other benefit from him or from other person as a condition of his release। ठीक है, तो अब इसको इधर पढ़ लेते हैं। ये क्या है, अगवा बराए तावान से मुराद किसी शख्स को उसकी मर्जी के बगैर यहाँ ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना या धोखाधड़ी से किसी जगह से जाने पर आमादा करना और उसे गैर कानूनी तौर पर कैद कर लेना और उसकी रिहाई के बदले उससे या किसी शख्स से ज़र तवान या दीगर फ़ायदे का मुतालबा करना या मुतालबा करने की कोशिश करना। तो अगवा बराए तावान की बच्चों आपको जो है वो समझ तो आ गई होगी। ठीक है, कि किसी को गन पॉइंट पे ले जाना या उसको दोस्ती के बहाने या किसी और काम के बहाने बुला लेना और बुलाने के बाद फिर अपना वो उसको कैद कर लेना उसको तावान लेने के लिए, तो उसको हम जो है वो कहेंगे कि किडनैपिंग फॉर रैंसम। ठीक है, उसके बाद है मीटिंग मीन अ मीटिंग ऑफ टू और मोर पर्सन वेदर इन पब्लिक और प्राइवेट। तो अब आप देखना चाहते हैं मीटिंग का वर्ड कहाँ यूज हुआ है तो सर्च का ऑप्शन लगाएं और आप वहां जाके उसको जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन है मनी। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि आप लोग जस्ट इसको एंजॉय करें इन डेफिनेशंस को एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज जो सब्जेक्टिव है वो उसने ऑफेंसेस बता दी हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर में जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो इसको बर्डन नहीं लेना आपने, ये इजी भी है और इसको आपने हवा नहीं बनाना आपने एंटी टेररिज्म एक्ट को। ठीक है, मनी इंक्लूड्स कोइंस और नोट्स इन एनी करेंसी, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर, बैंक क्रेडिट, बैंक अकाउंट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रेवलर चेक्स। अब देखें ना, फर्ज करें अगर आपने इनमें से कोई चीज नहीं देखी हुई है, आपने कोई टर्म आपके लिए नई है तो गूगल में जाके विकिपीडिया पे जाके आप उसकी डेफिनेशन पढ़ लो। आप वो इमेजेस में जाके उसका वो यानी उसको फिजिकली भी देख लो तो बिलीव मी आपको वो चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। इवन आप वहां पे जाके लिखें डिफरेंस बिटवीन पोस्टल ऑर्डर्स एंड मनी ऑर्डर्स। ठीक है, तो वो दोनों में आपको जब डिफरेंस भी बता देगा तो इसको एक कागज के ऊपर लिख लें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपनी एक इरिटेशन को खत्म करने के लिए कि मुझे इन दो लफ्जों का मतलब जो है वो पता होना चाहिए, मुझे इनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, इस नजर से मैं आपको ये बात जो है वो
कह रहा हूँ, ठीक है। बैंक क्रेडिट्स, बैंक अकाउंट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर चेक्स, bankers draft in any form, electronic, digital, or otherwise, such other kinds of monetary instruments or other document as the federal government may by order specify। अब मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो मैं जो है वो उर्दू वाली डेफिनेशन जो है वो पढ़ता हूँ। ज़र में किसी भी करेंसी के सिक्के या नोट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, बैंक क्रेडिट, बैंक अकाउंट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये बेसिकली ये जो बहरी जहाज़ों में जो वो मसलन वो जो माल अपलोड ऑफलोड होता है तो उस वक्त जो वो बिल जारी होता है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ट्रैवल नहीं, वो तो होता है शायद बिल ऑफ लेटर होता है, सॉरी। ट्रैवलर चेक्स, बैंक ड्राफ्ट शामिल हैं जो किसी भी शक्ल में हों, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या किसी दीगर हों, और ऐसे दीगर इकसाम के तमस्काते ज़र या दस्तावेज़ात जिन्हें वफाकी हुकूमत ने बज़रिया हुकूमत मखसूस किया हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका क्रक्स ये है कि पैसे किसी भी शक्ल में हों, वो ज़र की मनी की डेफिनेशन में आएंगे, और वो चीज़ें भी जिसको वफाकी हुकूमत कह दे कि ये भी नोट्स या करेंसी की एक जो है वो शक्ल है, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन मीन एनी ग्रुप, कम्बिनेशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन देखे ना, बहुत जैसे वो तहरीक लब्बैक है, जैसे वो जमातुल दावा है, ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की जमातें हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहेंगे, जैसे ये नून लीग है, पीटीआई है, ये सारी क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, ठीक है। बॉडी ऑफ पर्सन्स, उसके बाद है प्रॉपर्टी मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन वेदर कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, एंड इंक्लूड शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग टाइटल टू और एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एंड मनी। अब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन वो कह रहा है कि वो मादी, गैर मादी, मनकूला, गैर मनकूला, ज़ाहिरी या वो इनविजिबल, ठीक है, या मुख्तलिफ किस्म के शेयर्स, सिक्योरिटी जो ये कंपनीज वगैरह में होते हैं, बॉन्ड्स, और वो डीड्स और इंस्ट्रूमेंट जो राइट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में जो हैं वो आते हैं। इमलाक से मुराद हर तरह की इमलाक हैं, चाहे मादी हो या गैर मादी हो, मनकूला हो, गैर मनकूला हो, मलमूस या गैर मलमूस हो, में हिस्सा, तमस्कात, बॉन्ड और ऐसे मुआहदा और दस्तावेज़ात शामिल है जो किसी भी तरह की इमलाक या रकम की मलकियत या मुफाद का सबूत देते हैं। अब देखें ना, मोबाइल है, एक मेरा मोबाइल है, तो वो कॉर्पोरियल भी है, ठीक है, और वो जो है वो मूवेबल भी है, और वो टेंजिबल भी है। एक मिसाल दे रहा हूँ ना जिसको छू सकते हैं। अच्छा, एक मिसाल मैं आपको अब देता हूँ, देखिए मेरी बात सुने। आपने सुना होगा कॉपीराइट, आपने सुना होगा ट्रेडमार्क, आपने सुना होगा नाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम सुना होगा, ठीक है। अब ये जो है ये इंटेंजिबल या इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है, लेकिन आजकल तो कमाई ही इसी के जरिए होती है, ठीक है ना। अब कोका कोला वाले जो हैं वो पता नहीं कितने सालों से कितनी कमाई कर रहे हैं कि उन्होंने अपना वो जो है ट्रेडमार्क, सॉरी, अपना जो वो फार्मूला है उसको उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उसकी बुनियाद पे वो फिर पूरी दुनिया में उसमें क्या कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा ट्रेडमार्क और ये कॉपीराइट और ये सारा कुछ क्या होता है, ये भी बेसिकली प्रॉपर्टी की जो है वो शेप्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है proscribed organization mean any organization which is listed in the first schedule under section 11B। हम 11B को भी देखेंगे। proscribed organization किसे कहते हैं, कल अदम तंजीम, जिसको कल अदम कर दिया जाए, जिस पे काम शाम करने पे बंदी नस्ब कर दी जाए, ठीक है, लगा दी जाए। कल अदम तंजीम से मुराद कोई तंजीम है जो पहले शेड्यूल में सेक्शन 11B के तहत दर्ज है, ठीक है, पहले शेड्यूल में सेक्शन 11B के तहत। तो आप सेक्शन 11B के आगे जाके लिखें डेफिनेशन, और आगे लिख दें क्लॉज क्यू। तो वो जब आप वो डेफिनेशन पढ़ने लगेंगे, हम वो सेक्शन 11B पढ़ने लगेंगे,
और फिर और इसी तरह फर्स्ट शेड्यूल के आगे जाके लिख दें डेफिनेशन क्यू, सेक्शन 3 क्यू और सेक्शन 11 भी लिख दें। तो जब हम वो शेड्यूल को देखेंगे तो साथ में वो सेक्शन भी हैं और वो डेफिनेशन भी पढ़नी हमें याद रह जाएगी। प्रोस्क्राइब पर्सन मीन एनी इंडिविजुअल हु इज लिस्टेड इन द फोर्थ शेड्यूल। लो जी, कलअदम तंजीम जो तंजीम थी उसका शेड्यूल, उसका नाम कौन सी लिस्ट में जाता है? फर्स्ट शेड्यूल में जाता है। और जो कलअदम इनफरादी हैसियत में जिस शख्स को जो है वो जिस पे पाबंदी लगा दी जाए, ठीक है, तो जैसे हाफिज सईद है, ठीक है, वो कौन सी लिस्ट में जाएगा? वो चौथे शेड्यूल में जाएगा। और किस सेक्शन के तहत जाएगा? 11E के तहत जाएगा, ठीक है। तो कल अदम शख्स से मुराद शख्स जो चौथे शेड्यूल में सेक्शन 11E के तहत दर्ज है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। Public servant means shall have the same meaning as in section 21 of the Pakistan Penal Code or law for the time being in force। ठीक है, तो वो सेक्शन 21 देखना पड़ेगा पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो है वो क्या है। शेड्यूल मीन शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। शेड्यूल ऑफेंसेस मीन एन ऑफेंस एज सेट आउट इन थर्ड शेड्यूल। लो बच्चों जरा देखिए, मुझे भी अब कुछ कुछ याद होना शुरू हो गया है कि थर्ड शेड्यूल शेड्यूल ऑफेंसेस से डील करता है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो कलअदम तंजीम लोगों से, वो लोग जिन पर पाबंदी है इनफरादी लोग उन पे, और जो तंजीमें हैं वो मेरे ख्याल फर्स्ट शेड्यूल में आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन है सेक्रेटेरियन की। Sectarian means pertaining to, devoted to, peculiar to, or one which promotes the interests of religious sect or sects in bigoted or prejudicial manner। फिरका वाराना से मुराद तंग नज़र और मुतसब्बाना अंदाज में किसी मजहबी फ़िरके या फ़िरकों से बराह रास्त जुड़ा हुआ, उनके लिए वक़्फ़ और उनसे मखसूस या उनके मफराद को फ़रोग़त देने वाला है, तो उसको क्या कहेंगे? फ़िरका वाराना कहेंगे, ठीक है। तंग नज़र और मुतसब किस्म के अंदाज में किसी मजहबी फ़िक्रे या फ़िरकों से बराह रास्त जुड़े होना, उसको क्या कहेंगे? उसका फ़िरका वारियत कहेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, एक है फ़िरका वारियत और एक है फ़िरका वाराना नफ़रत, दोनों में फ़र्क है। अब देखना चाहते हैं सेक्टेरियन का वर्ड कहीं कहाँ यूज हुआ है, तो आप सर्च लगा लें। आगे सेक्टेरियन हेट्रेड मीन हेट्रेड अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन डिफाइंड बाय रेफरेंस टू रिलीजन, रिलीजियस सेक्ट, रिलीजियस परसुएशन और रिलीजियस बिलीफ, यानी एक खास किस्म का मजहबी तबका, उसके अगेंस्ट जो नफरत फैलाना जो है वो सेक्टेरियन हेट्रेड में जो है वो आएगा, ठीक है। फ़िरका वाराना नफरत से मुराद मजहबी फ़िरका मजहबी तरगीब या मजहबी अकीदे के हवाले से बयान की गई अदावत या नफरत है जो अशख़ास के किसी ग्रोह के खिलाफ हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर स्टिल समझ ना आए तो आप गूगल पे उसको सर्च करें। Seize mean to take custody or control of money or other property in order to prohibit its transfer, conversion, deposition or movement। Seize से मुराद ये है, अच्छा जी, जब्त करने से मुराद है ज़र या दीगर जायदाद को कब्जा या कंट्रोल में ले लेना ताकि उसकी तरसील, तबादला, इस्तेमाल या नकलो हरकत को रोका जा सके। देखें, जो हमने पढ़ा था ना उधर, वो क्या कहते हैं, फ्रीज में ज़रूरी नहीं है कि उसका कंट्रोल भी अथॉरिटी के पास आ जाए, वो में भी वो चीज़ वहीं उसी बैंक में ही वो पैसे पड़े हों जहां वो पड़े हैं, सिर्फ ये कह दिया जाए कि इसके ऊपर वो राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा, ये फ्रीज हो गया। लेकिन जब उन पैसों को कब्जे में ले लिया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? सीज कहेंगे, ठीक है। तो सीज से मुराद ज़र या दीगर जायदाद को कब्जा या कंट्रोल में लेना ताकि इसकी तफसील, तबादला, इस्तेमाल या नकलो हरकत को रोका जा सके, ठीक है। उसके बाद सीरियस मीन डेंजरस टू लाइफ और प्रॉपर्टी, ठीक है, ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं
है। उसके बाद है टेररिज्म और एक्ट ऑफ टेरर एक्ट हैज द मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 6। ये हमारा अगला लेक्चर है, इंशाल्लाह हम लोग लैंडमार्क जजमेंट के साथ इसको देखेंगे। टेररिस्ट हैज द मीनिंग एज असाइंड इन सेक्शन 6 सब सेक्शन 5, इंशाल्लाह हम इसको उधर देखेंगे। आगे है टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन मीन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ। देखिए यहाँ पे ये जो स्पेशल एक्ट है इसमें उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन है उसका जो स्कोप है उसको डिफाइन करने की जो है वो कोशिश की है। वो कहते हैं कि एंटी टेररिज्म के तहत जो इन्वेस्टिगेशन होगी उससे मुराद क्या होगा, द कमीशन प्रिपरेशन और इंस्टिगेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ टेररिज्म अंडर दिस एक्ट। ठीक है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी किसी जुर्म की या उसकी तैयारी की या वो अबेटमेंट की, दहशतगर्दी की जो इंस्टिगेट करना है उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कहलाएगी। फिर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी एक्ट विच अपीयर्स टू हैव बीन डन फॉर पर्पसेस ऑफ टेररिज्म। यहाँ एक ऐसे एक्ट की इन्वेस्टिगेशन करना जो कि विच अपीयर्स टू हैव बीन डन फॉर, जो किस लिए एक्ट किया गया है, टेररिज्म के लिए किया गया है। या इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक कलअदम तंजीम के जो असासे हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना भी टेररिस्ट की इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन में आएगा। यहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कमीशन प्रिपरेशन और इंस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, या इस एक्ट में किसी भी ऑफेंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो भी टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन में आएगा। और एनी अदर एक्ट फॉर विच इन्वेस्टिगेशन मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस, या वो तमाम एक्ट्स जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन इस एक्ट के अंदर जरूरी होगी उसको टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। होप कि आपको जो है वो प्रॉपर समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद है टेररिस्ट प्रॉपर्टी मीन्स मनी or other property which is used or is likely to be used for the purpose of terrorism, including any resources of an organization concerned in terrorism or a terrorist। तो कोई मुश्किल नहीं है, उर्दू में इसको मिला के साथ पढ़ लें तो ये आपको सारा जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो टेररिस्ट प्रॉपर्टी मीन प्रोसीड्स द कमीशन ऑफ एक्ट ऑफ terrorist property mean the proceeds the commission of act of terror। ये proceeds of the commission of act यानी दहशतगर्दी के इवज में जो हासिल होता है माल, दहशतगर्दी फैलाते वक्त लूट लेना, वो भी किसकी डेफिनेशन में आएगा, वो टेररिस्ट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगा। फिर प्रोसीड ऑफ एक्ट्स कैरिड आउट फॉर द पर्पस ऑफ टेरर। यहाँ दहशतगर्दी के हवाले से कोई भी जो एक्ट किए जाते हैं उससे जो प्रोसीड्स को मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर कोर्ट कहती है कि एक प्रॉपर्टी को बेच दो तो बेचने के बाद जो उसके पैसे वसूल होंगे नीलामी में उसको कहेंगे प्रोसीड्स। तो इसी तरह दहशतगर्दी में जो एक्ट्स किए जाते हैं उसके इवज में जो मुनाफा आता है, जो पैसा आता है, उसको प्रोसीड्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कहता है इन सब सेक्शन 1 अबव, ये जो सब सेक्शन 1 है टेररिस्ट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, उसमें वो कहता है टेररिस्ट की प्रॉपर्टी में a reference to proceed of an include reference to an person which wholly or party and directly and represents the proceed of the act including payment of other rewards in connection with the commission। तो वो कह रहा है कि जो ऊपर आपको एक डेफिनेशन बताई है उसकी टेररिस्ट प्रॉपर्टी में, तो उसमें जो है वो प्रोसीड्स में वो एक्ट भी शामिल होंगे जो प्रॉपर्टी के बारे में किए गए होंगे। ठीक है, और जिनसे रिवार्ड्स वगैरह सामने आया होगा। मसलन मैं आपको इस तरह इसकी मिसाल देता हूँ। वो कहना ये चाहता है कि अगर दहशतगर्दी वाले पैसों से आगे कोई बिजनेस कर लिया जाए, कारोबार कर लिया जाए, तो वो भी किस में शामिल हो जाएगा, वो किस में शामिल हो जाएगा, वो उसी टेररिस्ट प्रॉपर्टी में जो है वो शामिल हो जाएगा। इसको उर्दू में भी पढ़ लें आप। ठीक है, दहशतगर्दों की इमलाक से मुराद ये है, ठीक है,
किसी इक़दाम की आमदन के हवाले से ऐसे किसी भी इमलाक का हवाला शामिल है जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर और बिला वास्ता या बिल वास्ता तौर पर ऐसे इक़दाम की आमदन की नुमाइंदगी करती है बाशमूल इर्तिकाब से मुतल्लिका दीगर अनामात की अदायगी तक। ठीक है, उसके बाद है उस टेररिस्ट स्कीम में रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन resources including a reference of any money or other property which is applied or made available or is to be applied or made available for use by the organization and include assets of any kind whether tangible, intangible or illegal document or instrument any whatever electronic design shared security bond draft and letters of क्रेडिट। फिर वो कहता है कि ऊपर टेररिस्ट प्रॉपर्टी में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो रिसोर्सेज हैं वो भी टेररिस्ट की प्रॉपर्टी में क्या होंगे, वो शामिल होंगे, चाहे उनकी कोई भी शक्ल हो, उसने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया हो आगे उस ऑर्गेनाइजेशन ने, वो टेररिस्ट की प्रॉपर्टी में जो है वो क्या हो जाएंगे, वो शामिल हो जाएंगे। उसके बाद है वेपन। वेपन मीन एनी आइटम which can be used to injure or cause bodily harm and include any type of firearm, explosive, sword, dagger, अच्छा जी, अगेन डस्टर, संगम, bomb, grenade, rocket launcher, mortar or any chemical, biological weapon or any other thing which can be used for causing injury, hurt, harm or destruction of a person or property and include illicit arms as defined in the surrender of illicit arms act 1991। तो अब आप प्लीज इसको पढ़िए, उर्दू में पढ़िए, अगर कोई वर्ड समझ नहीं आता तो गूगल पे जाके उसकी सर्च कीजिए। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या कहते हैं, हथियार से मुराद ऐसी कोई भी चीज जो जख्मी करने या जिस्मानी नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो सके और उसमें हर किस्म का आशी असला, धमाका खेज मवाद, तलवार, खंजर, बरंजी, पंजा, स्टिंगन, बम, दस्ती बम, रॉकेट लॉन्चर, मार्टर या कोई कीमियाई हयातियाती हथियार या कोई दीगर चीज़ शामिल है जो किसी शख्स या अमलाक को नुकसान, तकलीफ, ज़रर पहुँचाने या तबाह करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और इसमें ममनुआ असला भी शामिल है, जैसा कि ममनुआ असला से दस्तबरदारी एक्ट 1991 में बयान किया गया है। ठीक है, तो होप कि आपको इसकी भी जो है वो समझ आ गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो एक्ट है, एक्ट, ये देखिए ना, ये मुख्तलिफ किस्म के एक्ट अब इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। आप सर्च करें एक्ट तो आप देखिएगा कि जो मुख्तलिफ किस्म के जो एक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं जिसके उसने रेफरेंस दिए हैं। ठीक है, ये आगे जो उसने एक्ट्स का हवाला दिया है, आप उन एक्ट की एक लिस्ट बनाते चले जाएं। मसलन CRPC का हवाला दिया है, एक्सप्लोसिव एक्ट का हवाला दिया है, मसलन आर्म्स ऑर्डिनेंस का हवाला दिया उसने। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा उसने यानी ये जितने भी एक्ट्स का हवाला आपको दे रहा है, आप प्लीज उसको अगर आप उसका वो एक्ट्स को अगर आप एक लिस्ट बना लेंगे तो वो ऐसे एक्ट्स भी जो है वो पेपर में पूछ लेता है, बजाय बताएं इस एक्ट में इस एक्ट का हवाला आया है तो वो कौन सा एक्ट है, तो वो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी उसको फिर जो है वो याद रखना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है किधर चला गया, हम इसको खत्म करने लगे थे। हाँ जी, आर्म्स की डेफिनेशन ये हमने पढ़ा है। अच्छा जी, उसके बाद CC है, ऑल अदर टर्म्स एंड एक्सपेंसेस एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट शैल हैव द मीनिंग एज आर असाइंड टू देम इन PPC एंड CRPC। लो जी, एक और बात भी होगी, उसने कहा कोई ऐसी टर्म जो इस एक्ट में डिफाइन नहीं की गई वो आप कहाँ से उठाएंगे, CRPC में से और PPC में से उठाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। बेटा, आपने मुझे ढूंढा कैसे, पहले ये तो बताओ। साइकिलिंग करनी है, अच्छा तो कर लो जाके, मुझे क्या कहती हो, तो मैं कितने दिनों आपको और सिखाऊं हैं? हाँ, आप चले जाओ, चल जा, ये भाई तुझे सिखाएगा, चल जा, मुल्ला ध्यान से गिराई इसको, चल जा। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 4 है, उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, सेक्शन 4 कहता है कॉलिंग इन फॉर्म इन ऑफ आर्म फोर्सेज एंड सिविल आर्म फोर्सेज इन एड ऑफ सिविल पावर इट शैल बी लॉफुल फॉर द फेडरल गवर्नमेंट टू ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू सिक्योर द प्रेजेंस ऑफ आर्म फोर्सेज एंड to secure the presence of armed and civil armed forces in any area for prevention of and punishment of terrorist acts and schedule offences in accordance with the provisions of this act. सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 जो है वो कह रहा है कि जो जो गवर्नमेंट होती है, जो सिविल पावर होती है, वो किसी भी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो क्या कहते हैं कि वो दहशतगर्दी को रोकने के लिए वो क्या कर सकती है कि वो सिविल आर्म फोर्सेस और सिविल आर्म फोर्सेस को तलब कर सकते हैं। अब आर्म फोर्सेस कौन सी और सिविल आर्म फोर्सेस कौन सी, वही जिनकी हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो इसको उर्दू में भी पढ़िए तो आपको जो है इसका जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिविल हुकूमत की आमद के लिए मुसल्लह फ़ौज और सिविल मुसल्लह फ़ौज की तलबी किसी इलाके में इस एक्ट की दफ़ात के मुताबिक दहशतगर्दी के इक़दाम और शेड्यूल्ड जराइम के तदराक और उन पर सजा देने के लिए वफाकी हुकूमत का मुसल्लह फ़ौज और सिविल मुसल्लह फ़ौज की मौजूदगी का हुक्म देना और ज़ैली सेक्शन के सूबाई हुकूमत के लिए उनका हसूल कानूनी होगा। क्यों जी, बोलिए। अब सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? वो कह रहा है इफ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट द प्रेजेंस ऑफ द आर्म फोर्सेज और सिविल आर्म फोर्सेज इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ द टेररिस्ट एक्ट्स और शेड्यूल ऑफेंसेस इन एनी एरिया इट मे रिक्वेस्ट द फेडरल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट द प्रेजेंस और पोस्टिंग ऑफ यूनिट्स और personnel of the armed forces or civil armed forces in such number as may be deemed necessary for the prevention or control of terrorist acts or scheduled offences। जो जी वो कह रहे हैं जहाँ पे फेडरल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको ज़रूरत फील होती है कि किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए जो है वो आर्म फोर्सेस या सिविल आर्म फोर्सेस की ज़रूरत है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगा जो कि उनकी वो जितनी तादाद में वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे उसकी फोर्स की, वो उस तादाद में या उस क्वांटम के साथ उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, the federal government may decide whether the requirement of this situation call for the development of the civil armed force or the armed forces। अच्छा, ये फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सिविल आर्म फोर्सेस की ज़रूरत है या आर्म फोर्सेस की ज़रूरत है, एंड ऑल्सो डिसाइडिंग शेल बाय मीन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफिशियल इशूज अंडर सेक्शन ऑथराइज एंड डायरेक्ट द पोस्टिंग देयर ऑफ। और अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की खुद से वो फौज को जो है वो तैनात करने जा रही है सिर्फ आर्म फोर्सेस या आर्म फोर्सेस को, तो वो क्या करेगी, वो उसके बारे में ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन भी करेगी। उसके बाद सेक्शन 5 है यूज ऑफ आर्म फोर्सेस एंड सिविल आर्म फोर्सेस टू प्रिवेंट टेररिज्म। एनी पुलिस ऑफिसर और मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस और सिविल आर्म फोर्सेस who is present or deployed in any area may after giving sufficient warning use the necessary force to prevent the commission of terrorist acts or scheduled offences, and in so doing shall in the case of an officer of armed forces in exercise all the power of a police officer under the code। वाह, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वो जो फौजें लगाई जाएंगी, बुलाई जाएंगी, वो पेपर टाइगर नहीं होंगी, वो पावरलेस नहीं होंगी, उनके पास पूरी वो पावर होगी जो कि पुलिस को दी गई है सीआरपीसी के तहत। ठीक है, in particular and without prejudice to generality of the provision of subsection 1, an offence officer of the police, armed forces and civil armed forces may
after giving prior warning, use such force as may be deemed necessary or appropriate, bearing in mind all the facts and circumstances of the situation against any person who is committing a terrorist act or a scheduled offence. It shall be lawful for such officer or the senior officers, after forming reasonable apprehension that death or grievous hurt may be caused by such act or offence, to fire or order the firing upon any person or person against whom he is authorized to use force in term hereof. मेरा नहीं ख्याल पढ़ने की ज़रूरत है, बड़ा इजी है, ठीक है. Provided that an order to open fire in such circumstances shall be given by a police officer not below the rank of BS 17. अब इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है. And equivalent rank in case of member of armed forces or civil armed forces or a magistrate on duty. ठीक है. तो इस रैंक का जो बंदा है वो जो है वो क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है फायर वगैरह का, या ओपन फायर का. ठीक है. अच्छा जी, या ड्यूटी मजिस्ट्रेट की इजाज़त से. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या किधर चला गया भाई, फिर एक और प्रोवाइजो था, provided further that the decision to fire or order firing shall be taken only by way of a last resort and shall in so case extend to the inflicting of more harm, and in no case extend to inflicting of more harm than is necessary to prevent the terrorist act or scheduled offences which has given rise to the reasonable apprehension of death or grievous hurt. लो जी, एक और उसने देखें सेक्शन में तो उसने जज्बाती अंदाज में कह दिया ना कि वो फायर भी कर सकता है और ये भी कर सकता है. वो अब नीचे वो उसके ऊपर कदगंज लगा रहा है कि भाई इजाजत भी ले लेना. अब वो इस प्रोवाइजो में क्या कह रहा है, इस प्रोवाइजो में यहाँ ये लगा रहा है कि इस रैंक से कम बंदा नहीं कर सकता. और अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर दूसरे बंदे के पास डंडा है तो आप भी डंडे का इस्तेमाल करोगे. आप ये नहीं है कि वो बंदा नहाता है तो आप फायर खोल दो, यानी एप्रीहेंशन हो, जैसे वो सेक्शन 100 है पीपीसी का कि आपने एक्सीड नहीं करना सेल्फ डिफेंस में. ठीक है. तो वही वाली प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि फोर्स का इस्तेमाल करना है जितनी जरूरत है. Provided further that all cases of firing which have resulted in death or grievous hurt shall be reviewed by an internal inquiry committee constituted by the head of the law enforcement agency concerned. फिर मजीद कहता है कि अगर कोई वो हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, तो उस पर एक इंक्वायरी कमेटी भी होगी जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी. नंबर 2 कहता है कि वो जो फोर्स या आर्म फोर्स है वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ टेररिज्म और अ शेड्यूल ऑफेंस और अगेंस्ट होम और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड और इज अबाउट टू कमिट एनी सच एक्ट और ऑफेंस. ठीक है. ये बता रहा है कि कब वो एक बंदे को विदाउट वारंट जो है वो क्या कर सकते हैं, वो अरेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद तीसरी उनकी बेसिकली ये पावर्स हैं उनकी. ठीक है. तीसरी पावर है एंटर एंड सर्च विदाउट वारंट एनी प्रीमिसेस टू टेक एनी अरेस्ट और टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, फायरआर्म, वेपन और आर्टिकल यूज आर लाइकली टू बी यूज इन द कमीशन ऑफ एनी टेररिस्ट एक्ट और शेड्यूल ऑफेंस. ठीक है. कि वो कहीं पे एंटर हो सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. ठीक है. किसी चीज प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हैं, किसी फायर आर्म का, वेपन या आर्टिकल यूज का. ठीक है. या जो इस्तेमाल होने जा रहा है. नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द CRPC एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132 ऑफ द कोड ऑफ द शैल अप्लाई टू एनी पर्सन एक्शन अंडर दिस सेक्शन. अब आप ये वाले चैप्टर और सेक्शंस को देख लीजिएगा कि ये उसके साथ इनको भी साथ के साथ जो वो क्या करना है, वो क्या किया जाएगा, वो फॉलो किया जाएगा. बच्चों, मैंने सेक्शन 1 से 5 आपको पढ़ाया. आपने मुझे लास्ट डेट जो है इंस्पायर किया, अप्रिशिएट किया. होप कि आप आगे भी करेंगे और मैं फिर एक लेक्चर आपके साथ शेयर करूँगा.